गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज से हम लोग रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के सफर में चलते हैं, ठीक है। और इस रसायन विज्ञान को जब हम लोग पढ़ते जाएंगे तो मैं इसमें जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो फिजिक्स से रिलेट करता हो, चाहे वो किसी भी सेक्शन से रिलेट करता हो, उसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा जो ये लेक्चर है, जो हम लोगों को ये केमिस्ट्री की वो है, वो हम लोग डिटेल में जान पाएंगे केमिस्ट्री है क्या, ठीक, और किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें दूसरी इसको अफेक्ट करती हैं, उसके बारे में भी पूरी जानकारी रखेंगे, ठीक है। तो इस सिर्फ हमारा यहाँ पे जो कंसिडरेशन होगा वो सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं होगी, इससे रिलेटेड जितने भी टर्म होंगे उसको भी हम लोग यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये भी बात करेंगे कि ये आप कब पढ़ेंगे, इससे आपको क्या कौन कौन से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, किस तरीके से आपको चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। तो आप लोगों को क्या लगता है रसायन विज्ञान कहाँ से स्टार्ट हुई होगी? तो जरा देखिए कि इंसान की सबसे बड़ी जो खासियत है वो क्या है, चीज़ों को जानने की इच्छा रखता है, उसकी जिज्ञासा ही इस समाज को चलाती है। वो कोई भी चीज़ देखता है तो उसे जानने की इच्छा रखता है, ये क्यों होती है, कैसे होती है। इन सारी चीज़ों को जब देखते हुए इंसान आगे बढ़ता है तभी ये चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं और आगे बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। तो शुरुआत होती है जैसे ही इंसान में समझ डेवलप होनी शुरू हुई तो उसने पदार्थों को देखा, उसके चारों तरफ देखा, उसने ढेर सारे पदार्थ, पेड़ पौधे, हर एक चीज़ है। तो जब ये सारी चीज़ें हैं तो उसके दिमाग में आएगी भाई सबसे किस तरीके से बने होंगे ये, किस तरीके से क्या है इनके अंदर, किस तरीके से इन पदार्थों का जनरेशन हुआ। तो इस तरीके की जब सोच डेवलप हुई तो सबसे पहले जो बात आती है तो वहां पे बात आती है इंडियन और ग्रीक, दो उस समय की बेहतरीन डेवलप सभ्यताएं थी। क्या थी? इंडियन सभ्यता और ग्रीक सभ्यता सबसे ज्यादा डेवलप सभ्यता थी और सबसे ज्यादा समझदार सभ्यता थी उस समय की, ठीक है। तो इन लोगों ने लगभग 500 बीसी पूर्व, कितना, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 500 साल पहले ही इंडियन ज्योग्राफी में महर्षि कन्नड़ आए। कौन आए? महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ ने यह बताया कि यदि आप पदार्थ को छोटा करते जाए और छोटा करते जाए और छोटा करते जाए तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जो सबसे छोटी यूनिट आपको मिलेगी उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। क्या? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, ऑफ एनी मैटर। कोई भी पदार्थ आपके सामने है तो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, उसे आप क्या कहते हैं? उसे उन्होंने नाम दिया परमाणु, ठीक। ये महर्षि कन्नड़ ने नाम दिया। उसी इरा में ग्रीक लोगों ने भी इसी क्षेत्र में काम किया और उन्होंने जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी, इसमें ग्रीक लोगों में यदि बात किया जाए तो इसमें नाम आता है ल्यूसिफस का और डेमोक्राइटस का। किसका? डेमोक्राइटस और ल्यूसिफस के नाम आते हैं। इन्होंने इसी परमाणु को क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। क्या नाम दिया? एटम। इन्होंने कहा कि यदि आप पदार्थ को छोटा करते जाएं तो जो आपको स्मॉलेस्ट यूनिट मिलने वाली है, जिसे और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ये महर्षि कन्नड़ ने कहा और डेमोक्राइटस और ल्यूसिफस ने इसे नाम दिया एटम। क्या नाम दिया? एटम। तो ये उस समय की सबसे क्या है? डेवलप संस्थाएं वो थी। लेकिन इंडियन में आपको कहीं पे भी देखिए, आप इतना नाम पढ़ते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में तो सारे नाम आपको दिखते हैं। आपको पता चलता होगा जब भी कोई शब्द पढ़ते हो ये लैटिन ओरिजिन से है, ये ग्रीक ओरिजिन से है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। लेकिन इंडियन की कोई भी आपको चीजें नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत में थी। किसमें थी? संस्कृत में थी। किसमें थी? संस्कृत भाषा में थी और संस्कृत जनमानस की भाषा नहीं थी। क्या मेन ड्रॉबैक जो है
कि इंडियंस को ये सारी चीजें 500 बीसी पूर्व पता थी, लेकिन कोई भी नाम आपको संस्कृत या इंडियन ओरिजिन से नहीं मिलता। उसका एक मेन रीजन है कि ये चीजें किसमें थी, संस्कृत में थी, और संस्कृत जनमानस की भाषा नहीं थी। सॉरी। तो संस्कृत आपकी जनमानस की भाषा नहीं थी, लोगों की पहुंच में नहीं थी, कुछ लोगों के पास ही थी। क्या थी? ओनली सम पीपुल हैव नॉलेज अबाउट दिस। तो जितना भी इंडियन लिटरेचर रचा गया वो संस्कृत में रचा गया, और उसकी नॉलेज क्या थी? संस्कृत भाषा कुछ ही लोगों की पहुंच में थी, जनमानस की भाषा नहीं थी। तो इसमें इस लिटरेचर में जो भी लिखा गया वो कैसा रहा? आम लोगों की पहुंच से दूर रहा। ठीक। जो लोग इस लिटरेचर को लिखते थे वो कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में रहते थे, और कहीं पे भी उनका आम जनमानस से दूर दूर तक रिश्ता नहीं होता था। केवल जहां पे जो लोग शिक्षा ग्रहण करने जाते थे उनको पता होता था। दूसरी कमी क्या थी? कि दूसरी कमी ये थी कि इनका कभी भी एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन नहीं किया गया। ये चीजें आपको पता थी, उन्होंने लिखा, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन उन्होंने कभी नहीं दिया। उन्हें रियल में ये सारी चीजें पता थी, उन्होंने लिखा इस बात को, लेकिन कहीं पे भी एक्सपेरिमेंटली वैलिडेशन नहीं किया उन लोगों ने कभी भी इसका। लोगों को बताते थे, और लोगों को समझाने के लिए उन लोगों ने जो तरीका यूज किया वो यूज किया, उन्होंने रिलीजन से रिलेट किया। किससे रिलेट कर दिया? हर एक चीजों को धर्म परंपरा के नाम से रिलेट किया गया। ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता हैं। इसी आपको यदि महर्षि कन्नड़ के बाद अभी महर्षि कात्यायन का भी वो आएगा, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि यही परमाणु आपस में एक दूसरे से जुड़ करके अलग अलग पदार्थ का निर्माण करते हैं। सारी बेसिक केमिस्ट्री आपकी लिखी है इंडियन लिटरेचर में, लेकिन आपको क्या पता चलता है कि आप पढ़ते हैं उसको नामों के लिस्ट में पढ़ते हैं तो ग्रीक और लैटिन, और जब वैज्ञानिकों का नाम पढ़ते हैं तो वो सारे के सारे कहाँ से होते हैं? इंग्लैंड के होते हैं। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन चीजों से बिलोंग करते हैं। तो मेन ड्रॉबैक क्या थी? कि जो भी लिटरेचर है वो संस्कृत में है, वो लोगों के बीच में नहीं था। ठीक। उन्होंने लोगों को बताया, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन करने की बजाय उन्होंने उसे किससे जोड़ दिया? धर्म से जोड़ा, और उसे रिचुअल के फॉर्म में, परंपराओं के फॉर्म में, कहाँ आपके लोगों के बीच में कहाँ पे रखा? परंपराओं के फॉर्म में रखा। तो यानी हमारी परंपराओं में जो चीजें छुपी हुई हैं, यदि आप उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें और उन्हें एक्सपेरिमेंटल वैलिडेट करें, तो निश्चित तौर पे हमारी सभ्यता में रिसर्च की ज्यादा गुंजाइश है। सारी रिसर्च जो फॉरेनर्स ने की वो हमारे इन्हीं लिटरेचर्स के बलबूते की है, उसी तरीके से जानते हुए की है। तो निश्चित तौर पे ये जो हमारा जो लिटरेचर है, जो हमारी सब परंपराएं हैं, उन परंपराओं में यदि साइंटिफिक दृष्टिकोण रखा जाए, वैज्ञानिक पद्धति से यदि उनके बारे में जानकारी की जाए, तो आप ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप एक्सपेरिमेंटल वैलिडेट कर सकते हैं। यदि हम, इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भी था कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेदों में वो सारी चीजें आपके सामने लिखी गई हैं, कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में लिखी हुई है कि आप ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो मेन ड्रॉबैक है कि चीजों को रिलीजन से जनरेट कर दिया गया। अब इस रिलीजन से जोड़ने से लोगों के बीच में पहुंच तो गए वो लोग, लेकिन इसका एक मेन ड्रॉबैक भी हुआ कि अब लोगों ने क्या किया? जो दान धर्म की परंपरा थी वो धर्म किस पे आ गई? पूजा पाठ या कर्म कांड पे आधारित हो गई, यानी रिलीजन पे ही आधारित हो गई। लोग अब यदि आप शिक्षा के नाम पे कुछ मांगने चले जाएं तो आपको 100 रुपए निकालना भारी हो जाएगा, लेकिन वहीं पे यदि पूजा पाठ के नाम पे या मंदिर मस्जिद के नाम पे आप मांगेंगे तो आपको ढेर सारा दान ईजिली मिल जाएगा। वो सोच कहाँ पे आ गई थी? वो सोच विकृत कर दी इस रिलीजन से जोड़ने वाली परंपरा ने। और इसी चीज ने क्या किया? शिक्षा का व्यवसायीकरण किया, क्योंकि जब दान धर्म, इन लोगों को दान नहीं मिलना शुरू हुआ, वो केवल धर्म के नाम पे ही दान होना शुरू हो गया, तो शिक्षा के नाम पे जब दान नहीं मिलने लगा तो इन लोगों ने उसी का क्या कर दिया? व्यवसायीकरण हो गया। यहीं से शिक्षा का व्यवसायीकरण स्टार्ट हो जाता है, यही कारण। क्लियर? और दूसरी बात,
जब संस्कृत आम जनमानस की भाषा नहीं है, अब किसी देश को यदि तरक्की करनी है तो वहां पे एक लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक, एक लैंग्वेज जो सब कोई जानता हो। लेकिन इंडिया के साथ हमेशा समस्या रही, यहाँ पे मैं हिंदी हूँ, मैं मद्रासी हूँ, मैं मलयालम हूँ, मैं तेलुगु हूँ, मतलब यहाँ आज भी हम लोग भाषा और राज्य के नाम पे खेल खेलते हैं। आज भी हम लोगों में से 130 करोड़ देशवासी कभी भी ये नहीं कहते कि मैं इंडियन हूँ। यदि ये 130 करोड़ देशवासी एक सुर में ये कहें कि हम इंडियन हैं, तो निश्चित तौर पे हमारी ये सारी जो रिसर्च परंपराएं रिसर्च है वो ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। आज भी हम लोग इस चीज़ पे लड़ते हैं कि मैं पंजाबी हूँ, मुझे खालिस्तान चाहिए, मैं मद्रासी हूँ, मैं बंगाली हूँ, इन चीज़ों पे। इवन अभी कोरोना के दशक में भी क्या हुआ है, यदि ये कोरोना का लॉकडाउन पीरियड यदि आप लोग देखते तो जिस समय मजदूरों ने पलायन करना शुरू किया, यदि सभी लोगों ने एक सुर में ये कहा होता ये 130 करोड़ इंडियन ही हैं और इन सबको जहां पे रखा गया वहीं पे सारी सुविधाएं दी जाए, तो मुझे लगता है ये सारी कंडीशंस आज की दशक में कुछ और होती। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, धर्म, भाषा, जाति के नाम पे हम लोगों ने उनको क्या किया, पलायन करने दिया, उसको बढ़ावा दे दिया। और क्या हुआ उसका नतीजा, आप मुझे एक केस बता दिए जिसके पास ट्रेवल हिस्ट्री ना हो और कोरोना का केस हो उसके पास। तो कोरोना का केस मेनली आया क्योंकि लोगों को आपने ट्रेवल करने की अनुमति दी, ठीक। तो ये तो देश की अपना दुर्भाग्य है। चलिए हम लोग कि इस तरीके से तो जिंदगी भर इसी तरीके से हमारा देश लड़ता रहेगा, कभी भाषा के नाम पर, कभी राज्यों के नाम पर, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ईसा के 500 वर्ष पूर्व भी क्या हुआ, महर्षि कन्नड़ ने बता दिया था कि परमाणु है। ग्रीक लिटरेचर में भी बता दिया गया कि भाई एटम है, क्लियर। अब ग्रीकों में क्या था, ग्रीक लैंग्वेज क्यों ज्यादा सक्सेस हो गई, क्यों ज्यादातर लोगों के सामने आई, उसका रीजन ये था कि ये लोग युद्धक प्रवृत्ति के थे। यूनानी लोग कैसे थे, एक दूसरे देश में आक्रमण करते थे और क्या होता था, इससे क्या होता था, जब वो दूसरे देश में जाते थे तो अपने साथ उस परंपरा, उस कस्टम, उस कल्चर को भी लेकर जाते हैं, क्लियर। तो उस कल्चर की वजह से लोग उन टर्म्स से ज्यादा रिलेट हुए, तो इसीलिए ग्रीक या लैटिन वर्ड में ही आपको ज्यादा मिलता है। और हम लोग इंडियंस क्या हुए, अपनी उन 4 दीवारियों के अंदर ही बंद रहते हैं, उस कूप मंडूकता से बाहर ही नहीं आते। इसी वजह से हम लोगों की संस्कृत में लिखा हुआ लिटरेचर क्या हुआ, दबता चला गया और उसको बाद में फॉरेनर्स ने पढ़ा। और आज सारी के सारे जो लिटरेचर हम लोगों को मिलते हैं वो फॉरेनर्स के नाम पे मिलते हैं, जबकि चीजें कहाँ से डेवलप हुई वो हम लोगों के पास पहले से ही लिखी हुई रखी है, क्लियर। तो महर्षि कन्नड़ ने बता दिया कि भाई परमाणु होता है, ठीक। फिर इसके बाद उसी समय महर्षि कात्यायन इन्होंने बताया कि भाई क्या है कि जो ये क्लियर है कि सबसे जो छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी पदार्थ की, वो परमाणु है। और वो क्या कह रहा है, उन्होंने क्या बताया कि ये परमाणु कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं रहते। क्या कर, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये स्वतंत्र रूप में नहीं रहते। क्या करते हैं ये परमाणु, ये स्वतंत्र रूप में नहीं रहते। ये किसमें, ये एग्जिस्ट करते हैं इन कंपाउंड, एग्जिस्ट इन कंपाउंड फॉर्म। किसमें, कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी यौगिक के रूप में रहते हैं। किसके रूप में रहते हैं, यौगिकों के रूप में रहते हैं। और क्या करते हैं, एंड जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। और क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के मैटर्स या पदार्थ का जनरेशन करते हैं, जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। तो ये चीजें आपको पहले से ही 500 BC पूर्व ही आपको पता थी। किसने बता दिया था, महर्षि कन्नड़ ने बताया। परमाणु है तो महर्षि कात्यायन बताया कि ये परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं होता बल्कि ये कंपाउंड फॉर्म में रहता है, और ये एक दूसरे से जिस तरीके से अलग अलग तरीके से जुड़ता है उसी तरीके से क्या होता है, अलग अलग टाइप के मैटर्स का निर्माण होता चला जाता है, क्लियर। तो ये चीजें तो आ गई कि भाई
फिर इनको एक सही रूप किसने दिया? ये तो आपको संस्कृत में लिखा हुआ था, आपको इसकी कोई जानकारी नहीं थी। फिर आते हैं कौन? डाल्टन साहब। कौन आते हैं? डाल्टन साहब आते हैं। सबसे पहले जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट किया इन सारे टर्म्स को, एक्सपेरिमेंटली वैलिडेशन दिया, किसका नाम आता है? ये सारी चीजें केवल आपको क्या थी? लिखित फॉर्म में थी, इन्हें कोई एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन नहीं था, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन्हें कभी भी परखा नहीं गया था। ठीक, तो वो काम किसने किया? डाल्टन साहब ने किया। और डाल्टन साहब ने जो टर्म उठाया, इसको स्मॉलेस्ट यूनिट के लिए उन्होंने उठाया एटम। कहां से उठाया? एटम। एटम कहा इन लोग डाल्टन साहब ने, और ये कहां से आता है? ये ग्रीक लिटरेचर से आता है, और जो 520 BC में ही आपको दे दिया गया था। ग्रीक लिटरेचर से उन्होंने इस एटम शब्द को उठाया और फिर इन्होंने बताया पूरी तरीके से। और ये डाल्टन साहब की कहानी भी बहुत प्यारी है। डाल्टन साहब एक पुअर बीवर फैमिली से बिलोंग करते थे। किससे? एक गरीब जुलाहे के परिवार से थे। किससे थे डाल्टन साहब? एक गरीब जुलाहे के परिवार से थे। और इन्होंने पता है क्या किया? इन्होंने टीचिंग स्टार्ट की थी, एज अ टीचर अपना ऑक्यूपेशन शुरू किया था केवल 12 साल की आयु में। किससे? 12 साल की आयु में एक स्कूल से पढ़ाना शुरू किया और 7 साल बाद उसी स्कूल के हेडमास्टर हुए। ठीक है, और फिर धीरे धीरे इन्होंने शिक्षक के रूप में आगे बढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे इस रिसर्च फील्ड को उन्होंने बहुत आगे तक काम किया। ठीक है, इस तरीके से तो डाल्टन साहब की भी जो हिस्ट्री है बहुत। तो वैज्ञानिकों के बारे में पढ़िए कि कौन कहाँ पे आता है, तो आपको क्या होता है? एक मोटिवेशन मिलता है कि ये जानिए कि कोई भी इंसान हमेशा अच्छी परिस्थितियों का ही आदी नहीं रहा है। हर व्यक्ति ने, जिसने भी बड़ा नाम किया है, उसने संघर्ष जरूर किया है। क्लियर? ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? पहली बार इन टर्म्स को एक्सपेरिमेंटली वैलिडेशन दिया और इन्होंने ग्रीक लैंग्वेज को उठाया, उन्होंने इसको एटम कहा और इन्होंने अपने सिद्धांत दिए। उसमें कौन कौन से सिद्धांत दिए? सबसे पहला सिद्धांत दिया, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यानी किसी भी रिएक्शन के दौरान आप किसी भी तरीके का जो एटम है, परमाणु है, उसको ना तो आप बना पाते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी यदि मान लीजिए कि यहाँ पे Na और प्लस Cl मिलके NaCl बन रहा है, तो ये आपकी रिएक्शन में ये एटम्स पहले से ही मौजूद हैं और इन्हीं ने मिलकर ही एक तरीके का क्या बना लिया है? कंपाउंड बना लिया है। यानी ये आपस में सिर्फ जुड़ गए हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई एटम, जो आपका एटम है वो क्रिएट किया है आपने या उसको डिस्ट्रॉय किया है। ठीक, किसी भी रिएक्शन के दौरान कोई एटम आपका या परमाणु कभी भी ना तो बनता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। वो सिंपली क्या करते हैं? एक दूसरे से जुड़ते हैं और नए तरीके का मैटर क्रिएट कर देते हैं कंपाउंड के रूप में, यानी यौगिक के रूप में। क्लियर? फिर इसके बाद बात करते हैं दूसरा। उन्होंने कहा कि सेम एलिमेंट की यदि बात करें, यदि सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के लिए एटम्स होते हैं, वो एटम्स कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं? एटम्स सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। किसमें? सिमिलर इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी आप यदि बात कर रहे हैं कि मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि भाई ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के जितने भी आपको परमाणु मिलेंगे वो सब के सब एक जैसे आइडेंटिकल मास के होंगे, एक जैसी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। एक ऑक्सीजन है तो उसके ऑक्सीजन के सारे परमाणु एक जैसे होने वाले हैं और एक जैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करने वाले हैं। क्लियर? और यदि बात करें डिफरेंट एलिमेंट्स की, तो डिफरेंट एलिमेंट्स में यदि बात करें तो इनमें क्या होंगे? जो एटम्स होंगे वो भी कैसे होंगे? एटम्स डिफरेंट होंगे इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी मैं बात करूं कि यदि हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो यदि नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन के जो परमाणु का
मास होगा उसमें, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी ऑक्सीजन के परमाणु के मास और केमिकल प्रॉपर्टीज से। ठीक, इनकी ऑक्सीजन की रासायनिक विशेषताएं कुछ अलग होंगी, जबकि नाइट्रोजन की रासायनिक विशेषताएं कुछ अलग होंगी। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कुछ अलग होगा, नाइट्रोजन का कुछ अलग होगा। लेकिन यदि केवल नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की बात करें तो उसके सारे परमाणु एक जैसे होने वाले हैं। ये किसने बताया हमें? डाल्टन साहब ने बताया, और इसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वैलिडेट किया, इसीलिए हम इसे उन्हीं नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहां से उठाया? ग्रीक लैंग्वेज से उठाया। फिर उन्होंने और क्या बताया? इन्होंने कहा कि एटम्स क्या करते हैं? आपस में कंबाइंड करते हैं। क्या करते हैं? कंबाइंड करते हैं। ठीक है, एटम्स क्या करते हैं? एटम्स कंबाइंस विद ईच अदर, कंबाइंस विद ईच अदर, एक दूसरे से क्या करते हैं? एटम जुड़ते हैं टू फॉर्म कंपाउंड, टू फॉर्म कंपाउंड, क्या करने के लिए? यौगिकों का निर्माण करने के लिए। एटम्स कभी भी, एटम क्या है? एटम यदि बात करें एक एटम की, तो एटम कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहता। क्या होता है? ये हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है या यौगिक के फॉर्म में मिलेगा। कभी भी फ्री स्टेट में आपको कोई भी एटम नहीं मिलता। इवन यदि नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का ये परमाणु आपस में ही जुड़ करके स्टेट अपनी क्या बना लेता है? मॉलिक्यूल फॉर्म में आता है और N2 के फॉर्म में आपको मिलता है। बहुत कम ऐसे एटम्स आपको दिखाई देंगे जो क्या होंगे? फ्री फॉर्म में आपको मिलते हैं। ऑक्सीजन की देखिए तो ऑक्सीजन का सिंगल परमाणु हमेशा O2 के फॉर्म में मिलता है, क्योंकि ये आपस में ही मिलकर मॉलिक्यूल बना लेता है। ठीक, तो एटम्स क्या करते हैं? जनरली आपके इंडिपेंडेंट नहीं रहते। ये कैसे होते हैं? कंबाइन होते हैं विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। क्या करते हैं? अपने यौगिकों का निर्माण करने के लिए। कंपाउंड्स मतलब यौगिक, एक दूसरे से जुड़ करके क्या करते हैं? यौगिकों का निर्माण करते हैं। और जब ये जुड़ते हैं, ठीक, तो ये कैसे होते हैं? ये जब ये एक दूसरे से जुड़ करके यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उन्होंने बताया कि ये कैसे होते हैं? इनका जो रिलेटिव नंबर है, कैसा है? रिलेटिव नंबर, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स, काइंड्स ऑफ एटम्स, काइंड्स ऑफ एटम्स कैसे होते हैं? ये फिक्स होते हैं। कैसे होते हैं? फिक्स फॉर्म में होते हैं। जैसे यदि आपको वाटर बनाना है तो H2O यदि बनाना है तो आपको 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु की जरूरत होगी। यानी 2 ग्राम आपको हाइड्रोजन और 16 ग्राम आपको ऑक्सीजन की जरूरत होने वाली है। यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी। ये जब भी आपस में कंबाइंड होते हैं तो इनमें जो रिलेटिव नंबर होते हैं एटम्स के, और जो किस तरीके के एटम्स आपस में फिक्स कर रहे हैं, वो कैसा आपस में जुड़ रहे हैं, वो हमेशा फिक्स रहता है। कैसा रहता है? फिक्स रहता है। और ये कैसा रहता है? इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। कैसा रहता है? इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। यानी जैसे आपने ये देखा कि यदि आपस में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो हमेशा H2O का निर्माण करते हैं। और ये H2O किस तरीके से? एक स्मॉलेस्ट 1:8 के रेशियो में है। जैसे आप अमोनिया को देखें तो अमोनिया यदि बनती है तो नाइट्रोजन और 3 अणु से इस तरीके से मिलकर बनती है। और यदि नाइट्रोजन की बात करें तो ये 14 और ये 3, ठीक, तो 14:3 का रेशियो बनता है। ठीक, इसी तरीके, क्लियर? तो ये जब आपस में जुड़ते हैं तो ये कैसा रखता है? एक कैसा रहता है? इनके बीच में सेम बिल्कुल हमेशा फिक्स एक तरीके का पैटर्न मिलता है। और ये कैसे होते हैं? एक तरीके की फिक्स, उसमें ही क्या करते हैं? आपस में रिलेटिव नंबर्स में जुड़ते हैं। ये बात, इतनी सारी बातें हमें डाल्टन साहब ने बताई। और ये डाल्टन साहब ने ये कहां से उठाया था? ये इन्होंने ग्रीक लिटरेचर से उठाया। क्लियर? इसमें और इसको क्या किया? एक्सपेरिमेंटल वैलिडेट किया। और डाल्टन साहब की ये परमाणु थ्योरी कहलाती है। क्या कहलाती है? एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानी जाती है, परमाणु थ्योरी कहलाती है। क्लियर? इन्होंने और क्या किया? इन्होंने एटम्स के साइज के बारे में भी जानकारी दी। इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी तो दी ही, जिसमें उन्होंने बताया कि सेम तरीके के पदार्थ के जो एटम होंगे वो सेम तरीके के होंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे तो डिफरेंट टाइप के होंगे।
एटम को ना आप बना पाएंगे ना आप डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। सिंपली क्या करते हैं, वो एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं और एक नए तरीके का बनाते हैं। जब जुड़ते हैं तो एक फिक्स पैटर्न होता है, एक फिक्स रेशियो होता है उनके बीच में। ये इतनी बातें बताई। साथ में उन्होंने बताया कि जो ये परमाणु हैं उनके साइज के बारे में भी उन्होंने बताया कि जो हाइड्रोजन का परमाणु है वो 10⁻⁻10 मीटर का है। यानी एक मतलब समझिए कि यदि मैं बात करूं कि आपको 1 सेंटीमीटर यदि मोटी आपको थिक कोई शीट बनी, कितनी 1 सेंटीमीटर मोटी थिक आप शीट यदि बना रहे हैं, ठीक, और उसमें मैं कह रहा हूं कि आपने हाइड्रोजन को भर रखा है, तो उसमें पता है आपको कितने परमाणु होंगे हाइड्रोजन के। तो 1 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, 10⁻⁻2 मीटर। और यदि मैं हाइड्रोजन से ही इसे भरूं तो 10⁻⁻10 से डिवाइड मारूंगा तो 10⁸ कितने हाइड्रोजन परमाणु मिलेंगे, 10⁸, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितने, 1 करोड़ परमाणु आपको हाइड्रोजन परमाणु के 1 सेंटीमीटर थिक चादर में ही आपको क्या मिलते हैं, 1 करोड़ हाइड्रोजन परमाणु होंगे उसमें। यानी इतना छोटा होता है आपका एक परमाणु। क्लियर। इस तरीके से उन्होंने जब वाटर की बात की तो वाटर के एक मॉलिक्यूल्स का, वाटर क्या है, ये 2 परमाणु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना। तो इसका जब उन्होंने साइज देखा तो इन्होंने बताया कि भाई 10⁻⁹ है। क्लियर। ठीक। इसी तरीके से जो सैंड आपको मिलती है, सैंड क्या है, ये एक तरीके की सिलिका है, यानी SiO2 कहा जाता है। क्या है, SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड कहा जाता है। इसका साइज उन्होंने बताया कि स्मॉलेस्ट जो साइज हो सकता है वो 10⁻⁴ हो सकता है, इससे छोटा नहीं कर सकते आप इसे। ठीक। इस तरीके से इन्होंने ढेर सारे एटम्स के साइज भी निकाल करके दिखाए। ठीक। अब बात आई कि भाई चलिए ये बात हो गई, तो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी। फिर इसके बाद जब एटॉमिक थ्योरी दी और क्या हुआ, कॉम्बिनेशन के बारे में बात की, तो फिर इसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आए। क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम, केमिकल कॉम्बिनेशन। जब इन्होंने ये बात कर दी एटॉमिक थ्योरी में कि भाई जुड़ते हैं, फिक्स पैटर्न में रहते हैं, तो इसके बाद आते हैं रासायनिक संयोग के नियम। क्या बनते हैं, रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम बने। क्लियर। तो रासायनिक संयोग का पहला नियम जो कहता है वो क्या कहता है कि हमेशा क्या होने वाला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला नियम ही है, क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमेशा जिस नियम को आप पढ़ते हैं वो नियम तो हमेशा लागू ही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कोई भी आप केमिकल रिएक्शन करेंगे, मास को ना तो आप उसमें ऐड करते हैं ना मास को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि यदि मान लीजिए कि आप Na और Cl को मिलाकर के NaCl कहीं पे बना रहे हैं, तो जितना आपने यहां पे मान लीजिए यदि मान लीजिए इसको आपने 22 ग्राम ले रखा है, इसको मान लीजिए 35.5 ग्राम ले रखा है, तो जो आपका NaCl बनेगा वो निश्चित तौर पे इन दोनों के समीशन यानी 35 2 37 57.5 केजी ग्राम। तो मास हमेशा कंजर्व रहेगा किसी भी रिएक्शन के दौरान, चाहे वो रिएक्शन किसी भी तरीके की हो रही हो, आपका मास कैसा रहने वाला है दोनों साइड में। यानी रिएक्शन से पहले आपने जो मास ले रखा होगा, रिएक्शन के बाद भी आपको उतना ही मास मिलने वाला है, मास में कोई चेंज नहीं होता। ये पहला लॉ आया। ठीक है। रासायनिक संयोग का पहला नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या पहला नियम तो था सिंपली द्रव्यमान संरक्षण का नियम बना कि आपका मास कभी भी चेंज नहीं होगा, मास कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। आपके रिएक्शन से पहले जितने भी रिएक्टेंट हैं, जो आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका जो मास होगा, रिएक्शन के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा उसका मास भी उतना ही होगा जितना आपका पहले था। क्लियर। ठीक। फिर दूसरा था लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
दूसरा जो इंपॉर्टेंट लॉ आया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि कोई भी चीज जो जुड़ेगी वो क्या है, एक नियत अनुपात का, ये क्या था, नियत अनुपात का नियम। नियत अनुपात का नियम यानी कभी भी यदि रिएक्शन हो रही है, आपस में कोई चीजें आपस में जुड़ रही हैं, तो उनमें हमेशा एक फिक्स अनुपात होता है। जब भी कोई मॉलिक्यूल्स बनता है तो ऐसा नहीं होगा कि नाइट्रोजन यदि हाइड्रोजन से जुड़ना है तो कहीं पे भी वो कभी 4 ले लेगा, कभी 5 ले लेगा, कभी 6 ले लेगा, ये कभी नहीं होने वाला। नाइट्रोजन का एक एटम यदि हाइड्रोजन से जुड़ना है और यदि उसे स्टेबल फॉर्म में रहना है तो हमेशा 3 हाइड्रोजन एटम मिलेगा। वहीं यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया कर रहे हैं तो ये कभी नहीं होगा कि आपका जो हाइड्रोजन होगा वो कभी 5 ऑक्सीजन से जुड़ेगा या 6 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। इनके बीच में हमेशा एक फिक्स पैटर्न होगा कि जब हाइड्रोजन के 2 परमाणु ही एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ेंगे यानी H2O का निर्माण करते हैं। यानी नियत अनुपात का नियम कहता है कि जब भी कोई भी 2 परमाणु हमेशा आपस में मिलते हैं और यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उनके बीच में हमेशा एक फिक्स रेशियो रहता है, वो रेशियो कभी चेंज नहीं होता। क्लियर? ठीक है, ये 2 नियम इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद बात करते हैं कि अब आपने हाइड्रोजन का के नियम भी देख लिए कि भाई 2 नियमों पे बेस है हमारी केमिस्ट्री, ठीक, कि इस तरीके से आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। साइज आपने देख लिया कि हाइड्रोजन के एक एटम का साइज जिस तरीके से उन्होंने दिया 10⁻⁻10, फिर मॉलिक्यूल्स H2O का जैसे बता दिया उन्होंने कि 10⁻⁹ मीटर। तो यदि इस तरीके से साइज बताया गया तो अब बात आई कि भाई कि किस तरीके से इनका मास कैसे मेजर किया जाए। अब यदि साइज आपने देख लिया, मास की बात आने लगी कि अब मास कैसे बात की जाए। तो इनिशियली जो देखा गया कि भाई मास यदि कंपेयर करना है तो निश्चित तौर पे आपको एक स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करना होगा। मास कैसे आप कंपेयर करेंगे, तो मास आपको जैसे कि मान लीजिए आप सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी में आप जो लोहे का बाट रखते हैं वो क्या होता है, वो एक तरीके का स्टैंडर्ड है, वो फिक्स है कि 1 kg इतना ही रहेगा, वो हर जगह रहेगा। क्लियर? तो आपको किसी चीज से अब यदि वेजिटेबल लेने जा रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पे क्या होने वाला है, आपको किसी भी चीज का यदि माप निकालना है या मास निकालना है तो आपको एक स्टैंडर्ड की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? एक स्टैंडर्ड की जरूरत होने। ठीक, इनिशियली में क्या किया गया कि देखा गया कि भाई सबसे ज्यादा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। जैसे आयरन भी देखो तो आयरन भी आयरन ऑक्साइड यानी आपकी जंग के फॉर्म में मिलता है। सिलिकॉन देखा तो सिलिकॉन ऑक्साइड। तो शुरू में देखा कि भाई ऑक्सीजन क्या है, हर एक एलिमेंट से लगभग क्रिया करता है, ऑक्सीजन के टर्म में बताते हैं। तो क्या किया गया कि भाई ऑक्सीजन का एक परमाणु लिया गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना था, उन्होंने 16 था। तो ऑक्सीजन के 16 बराबर भाग कर दिए। क्या कर दिए? 16 बराबर भाग कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, इसी तरीके से 16 बराबर भाग कर दिए गए ऑक्सीजन के। ठीक, छोटे छोटे भागों में जब ऑक्सीजन, तो 16 जब बराबर भाग किए गए तो कुछ इस तरीके से 16 भाग मिलेंगे आपको। ठीक, मान लीजिए तो इस तरीके से कितने ऑक्सीजन की एक परमाणु के 16 भाग किए गए। और कहा गया कि किसी भी चीज का द्रव्यमान आप किससे मेजर करेंगे? इस ऑक्सीजन के एक छोटे भाग से मेजर करेंगे। यानी आप क्या करेंगे, यदि आपको आपको किसी एटम का भार निकालना है, यदि मुझे मान लीजिए नाइट्रोजन का भार निकालना है, तो ऑक्सीजन के इस 16वें भाग का आप एक हिस्सा इस प्लेट पर रख दीजिए और यहाँ नाइट्रोजन रखिए। ठीक, और नाइट्रोजन के साथ फिर इसको इस तरीके से मिलाते जाइए, ऑक्सीजन के इस तरीके से आप रखते जाइए। जितने यहाँ पे आपके ये ऑक्सीजन के छोटे छोटे पार्ट्स आपके चढ़ रहे हैं इस नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए, तौलने के लिए, तो वो उसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास कहलाएगा। तो उन्होंने देखा कि नाइट्रोजन के लिए कितने, ऑक्सीजन के 14 पार्ट्स की जरूरत पड़ी। किसकी? ऑक्सीजन के 14 पार्ट्स की यदि जरूरत पड़ी तो इसे उन्होंने कहा कि भाई 14
AMU, शुरू में इसे एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जाना गया। किससे? एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जाना गया। ठीक है, तो किस तरीके से पहले उन्होंने कि ऑक्सीजन सबसे जुड़ता है इसलिए ऑक्सीजन के भाग किए, लेकिन आज का जो स्टैंडर्ड कहता है उसमें ऑक्सीजन को मानक नहीं माना गया। अब का स्टैंडर्ड जो इस समय का है उसमें किसको माना गया है मानक? उसमें कार्बन 12 को मानक माना गया है। किसको? कार्बन 12 को मानक माना गया है। और कार्बन 12 को क्या कह समझ लीजिए, एक तरीके से आपका ये मान लीजिए कार्बन का एक परमाणु है, ठीक, इसे एक तरीके से तरबूज के रूप में देखिए। किसके रूप में देखिए? तरबूज के रूप में देखिए, और इसके बराबर 12 भाग कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, इनके 12 बराबर भाग कर दीजिए। ठीक, इस तरीके से। तो यदि कार्बन का एक परमाणु है, C12 को लिया गया एज ए स्टैंडर्ड, और उसके क्या किए गए? 12 बराबर भाग किए गए। ठीक, तो 12 बराबर भाग का जो ये एक पोर्शन निकल के आया, इससे कंपेयर किया जाता है आपके किसको? जो अलग अलग आपके एटॉमिक मास होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हाइड्रोजन का निकालना, तो जब हाइड्रोजन का निकालने गए तो क्या हुआ? यहाँ पे आप हाइड्रोजन रख दीजिए, यहाँ पे कार्बन का एक टुकड़ा आ जाएगा, इसका मतलब सिर्फ एक यूनिट से हाइड्रोजन का बन जाएगा, यानी हाइड्रोजन का मास 1 हो गया। लेकिन पहले इसे AMU एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता था, अब इसे सिर्फ केवल U कहा जाता है। पहले इसे क्या AMU के फॉर्म से जाना जाता था, यानी एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जाना जाता था। किससे? एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता था। अब इसे यूनिफाइड मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिफाइड मास, सिर्फ U से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट है। ठीक, वही यदि बात की जाए कि आप जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन निकालने जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन के इस तरीके से देखेंगे तो अब क्या होगा? आपको 8 उसकी जरूरत पड़ेगी, तो ऑक्सीजन का मास क्या हो जाएगा? 8 U हो जाएगा। इस तरीके से क्या किया गया? कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में कार्बन के 12वें भाग से वो परमाणु कितना ज्यादा भारी है, उस हिसाब से आपका क्या हुआ? द्रव्यमान मेजर किया गया, यानी कार्बन 12 क्या हो गया? ये आपका एक तरीके का स्टैंडर्ड है, यानी बाट है आपके। जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं तो जो बाट आप यूज करते हैं उस बाट का ये क्या है? वो बाट है एक तरीके का। कार्बन 12 के 12वें भाग से कोई परमाणु कितना भारी है, वो उसका क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। परमाणु का क्या कहलाता है? परमाणु का मास कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन सिर्फ 1 यूनिट के बराबर ही है, तो 1। ऑक्सीजन क्या है? 12वें भाग से 8 गुना भारी है, यानी 8। ठीक, इसी तरीके से यदि कोबाल्ट की बात करें, निकल की बात करें, तो उनको भी इसी तरीके से रखा गया, और इस तरीके से आपको अलग अलग एटॉमिक मास यूनिट्स मिली। क्लियर? तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि भाई किस किस तरीके से मास निकाला जा सकता है। ठीक, फिर इसके बाद बात आई, चलो भाई मास निकालना भी सीख लिया हमने, कार्बन 12 को क्या बना दिया? स्टैंडर्ड बना दिया। कार्बन 12 से कंपेयर करेंगे, मास निकल जाएगा। ठीक, और साइज भी जान गए। अब इसके बाद डाल्टन जी ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया? सिंबल्स का यूज किया। क्या यूज किया? सिंबल्स का यूज किया। क्या किया इन्होंने? यूज ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एटम्स, टू रिप्रेजेंट एटम। उन्होंने, ये पहले व्यक्ति थे जो इस तरीके से कुछ लिख करके, हाइड्रोजन इस तरीके से, आयरन इस तरीके से, कार्बन इस तरीके से, उन्होंने एक तरीके के सिंबल्स का यूज किया। ठीक, अब तो नामकरण के लिए, ठीक, नामकरण के लिए क्या IUPAC पद्धति भी है। ठीक, तो अब के लिए जो नामकरण की पद्धति है, जो सिंबल्स लिखने की परंपरा है, वो इस तरीके से है कि आपको क्या करना है? ग्रीक लैंग्वेज, अधिकतर शब्द किससे लिए गए हैं? जो भी आपके शब्द लिए गए हैं अधिकतर ग्रीक से लिए गए हैं। तो ग्रीक लैंग्वेज में आपका जो टर्म लिखा हुआ है, उस टर्म का आप पहला अक्षर लीजिए, जैसे हाइड्रोजन। लेकिन यदि मान लीजिए दूसरा टर्म आपका हाइड्रोजन लिखा हुआ है और दूसरी तरफ आपको हीलियम भी लिखना है, हाइड्रोजन हीलियम,
तो यदि ऐसा हो जाए कि आपके पहले शब्द आपके क्या हो गए, आपस में कोइंसाइड करके, जैसे हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन का क्लियर हो गया कि H है, वहीं जैसे ही हीलियम लिखने गए तो हीलियम में क्या आया, अब हीलियम बाद में आया तो हीलियम में भी H आ गया। तो फिर कहा गया कि भाई दूसरा शब्द उसका यूज करेंगे, और जब दूसरा शब्द यूज करेंगे तो उसे हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे। किसमें? स्मॉल लेटर में लिखेंगे, उसे कैपिटल, यानी HE बिल्कुल करेक्ट सही लिखा हुआ है, आप उसको HE इस तरीके से नहीं लिख सकते कभी भी सिंबल फॉर्म में। यदि हीलियम को रिप्रेजेंट करना है तो आप HE इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से नहीं। आयरन को लिखना है तो आयरन Fe के फॉर्म में लिखता है, इसका नाम होता है फेरलम ग्रीक लैंग्वेज में। तो आयरन इस तरीके से यहां से उठाया गया। क्यों? क्योंकि इससे पहले फ्लोरीन आ गया था। क्या आ गया था? फ्लोरीन आ चुका था, फ्लोरीन में पहला F आपने यूज कर लिया था। तो यदि शब्द क्या करना है, सबसे पहले वर्ड यदि आपके क्या लिखे गए हैं ग्रीक लैंग्वेज में, उन तत्वों को जो नाम दिए गए हैं, तो उससे उठाइए, पहला शब्द लिखिए, उसे कैपिटल लेटर में लिखिए। यदि पहले शब्द का कोई उससे पहले कोई एलिमेंट नहीं यूज हुआ है तो आप पहले शब्द से ही उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के साथ हुआ। लेकिन वहीं यदि उसी से रिलेटेड यदि हीलियम आ जाए तो हीलियम के लिए फिर क्या किया जाए, H कॉन्साइड कर जाएगा, इसलिए जो दूसरा शब्द लेंगे वो क्या लेंगे और उसे छोटे फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे आयरन के साथ इसे Fe लिखा गया, ठीक, क्योंकि फ्लोरीन में F यूज कर चुके थे। तो कभी भी आप इस तरीके से नहीं लिख सकते कि आप इस तरीके से लिखें। लिखने का तरीका यह है कि पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा, दूसरा क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा। इस तरीके से ढेर सारे तत्वों के क्या बनाए, सिंबल बनाए गए। क्या बनाए गए? सिंबल। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको यदि केमिस्ट्री सीखनी है तो आपको कम से कम 30 एलिमेंट्स याद रखने हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, टाइटेनियम 21, वेनेडियम ठीक है। तो इस तरीके से आपको 30 उनको याद रखना है। ये क्या है, आपके एलिमेंट्स हैं, और जो नीचे लिखा गया है ये आपके एटॉमिक नंबर हैं। क्या है, एटॉमिक नंबर हैं। जरा यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, टाइटेनियम 21, स्कैंडियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, Fe 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30। ठीक है, ये थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा इस बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इतने एटम्स के क्या याद रखने हैं, सिंबल्स याद रखने हैं, और उनके एटॉमिक नंबर भी आपको रट लेने हैं। क्या करने हैं,
यदि केमिस्ट्री आपको सीखनी है तो सबसे पहला जो स्टेप है कि इतने आपको एलिमेंट्स के सिंबल और उनके एटॉमिक नंबर आपके दिमाग में होने चाहिए, तभी आप केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स को सीख पाएंगे। क्लियर? तो ये आपको सबसे पहला काम क्या होगा कि कम से कम 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनके एटॉमिक नंबर आपके क्या होने चाहिए, जबान पे रटे होने चाहिए। क्लियर? ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक, तो इस तरीके से उन्होंने सबसे पहले किसने, डाल्टन साहब ने इस तरीके के सिंबल्स में किसी भी एटम को लिखने की क्या की, तैयारी शुरू की थी या उसको दिया था। फिर इसके बाद हम जानते हैं कि एटम्स कभी क्या इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, इंडिपेंडेंट, नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो एटम्स हैं वो कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। ठीक, वो हमेशा क्या रहते हैं, या तो एटम्स के फॉर्म में रहते हैं या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं। किसके फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं। सॉरी, एटम्स या तो आयंस के फॉर्म में रहते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं के फॉर्म में रहते हैं। एटम मतलब परमाणु, तो परमाणु या तो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, वो हमेशा मॉलिक्यूल्स बना लेगा, अणु के फॉर्म में दिखाई देगा आपको, या फिर आयंस के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, तो जब तक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तब तक तो ठीक, पर जैसे ही अब आयंस की बात करेंगे तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा कि एटम्स क्या है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, यही बात की थी ना। अभी तक की बेसिक यूनिट क्या कह रही थी कि एटम क्या है, सबसे छोटी यूनिट है, आप इसे इससे ज्यादा तोड़ ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही आपको आयंस फॉर्म दिखाई देगा, यहां से आपको समझ में आएगा कि एटम भी कई अलग छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। एटम भी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। भले ही रिएक्शन में वो क्या पार्टिसिपेट करते समय एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं, वो पार्टिकल पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन इस आयन की फॉर्म को देखने के बाद लोगों में, इन आयंस को देखने के बाद लोगों में ये बात आई कि एटम भी अभी भी क्या है, एटम के अंदर भी कुछ है, एटम सबसे छोटा नहीं है। ठीक, ये आयंस के, तो ये चैप्टर लेके आपको लेके जाएगा आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। कहां पे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। आयंस को देखने के बाद लोगों में ये सोच आई कि एटम सबसे छोटा नहीं है, एटम भी किन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो इस एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, इस बात को आयंस के बाद आपको देखना है। ठीक, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी हम देखेंगे कि परमाणु की संरचना कैसी है। क्या देखेंगे, परमाणु की संरचना, कि परमाणु भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। जबकि अभी तक की यूनिट जब हम लोगों ने इस चैप्टर को डिस्कस किया, यहां तक बात की थी कि एटम सबसे छोटा है, इसे इससे ज्यादा छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, परमाणु की संरचना। ठीक, अभी हम बात करते हैं कि एटम्स दो फॉर्म में आते हैं, आयंस और आपके मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और यही आपकी बेसिक केमिस्ट्री को बनाते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स, तो ये है मॉलिक्यूल्स, क्या है, ये है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। क्या है, मॉलिक्यूल्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element, smallest particle of an element that is capable to live independent and shows all properties of element। यानी मॉलिक्यूल्स क्या है, सबसे छोटी इकाई है। क्या है, सबसे छोटी इकाई है, किसकी, छोटी इकाई है तत्व की। किसकी, तत्व की सबसे छोटी इकाई है। क्या है, आपकी अणु या मॉलिक्यूल्स क्या है, तत्व की सबसे छोटी इकाई है, जो कैसी होती है, जो स्वतंत्र रूप में दिखाई देती है। क्या है, स्वतंत्र रूप में मौजूद होती है या आपको दिखाई देती है, जिसका एग्जिस्टेंस है स्वतंत्र रूप में। और ये
इसके अंदर सारी कैसी हैं, सारी खूबियां, सारी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, तत्व की सारी खूबियां इसके अंदर होती हैं, यानी शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ये आपका पहला, यानी जैसे नाइट्रोजन आपका कभी भी इस फॉर्म में नहीं दिखाई देगा, आपको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में दिखाई देगा, N2 के फॉर्म में। ऑक्सीजन आपको हमेशा O2 के फॉर्म में दिखाई देगा। तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही अधिकतर एटम्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही मिलते हैं, और यह मॉलिक्यूल्स या अणु ही सबसे छोटी तत्व की इकाई होती है जो स्वतंत्र रूप में हमें दिखाई देती है, और इसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। N2 का एक मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पर यदि आप N निकालने जाएंगे तो N आपको नहीं मिलेगा। N क्रिएट होगा सिर्फ रिएक्शन के दौरान। कब? N आपका रिएक्शन के दौरान क्रिएट होगा, और तुरंत किसी, क्योंकि ये कैसा है, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, तुरंत किसी न किसी फॉर्म में, दूसरी फॉर्म में जाकर के जुड़ जाएगा, तुरंत किसी मॉलिक्यूल्स के साथ बना लेगा। यानी यदि आप यहाँ पे N2 लेंगे और H2 लेंगे, तब आपका क्या बनेगा, NH3 बनेगा, यानी 2NH3 बनेगा। लेकिन क्या हुआ होगा, देखिए सबसे पहले जब आपने इसको एनर्जी दी होगी तो सबसे पहले ये NN में टूटा होगा, इसी तरीके से ये HH में टूटा होगा। क्लियर? सबसे पहले ये एटम्स फॉर्म में आया होगा, फिर ये एटम्स के फॉर्म में ये क्या होंगे, आपके पास 2N और ये 3, आपके पास इस तरीके से 6 हाइड्रोजन परमाणु रहे होंगे। ठीक, फिर ये क्या हुए होंगे, फिर ये तुरंत, क्योंकि जैसे ही एटम फॉर्म में आएंगे आप, ये क्या हो सकते हैं, ये स्वतंत्र नहीं रह सकते, ये तुरंत क्या करेंगे, ये एक नाइट्रोजन परमाणु 3 हाइड्रोजन के परमाणुओं के साथ जाकर के चिपक गया होगा, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ कहता है कि एक नाइट्रोजन परमाणु को 3 हाइड्रोजन परमाणु की जरूरत पड़ेगी, तो उस हिसाब से क्या करेंगे, अपने आप को रिकम्बाइन कर लेते हैं। यानी रिएक्शन के दौरान ये आपको एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप स्वतंत्र रूप से इसे देखना चाहेंगे तो आपको कभी नहीं मिलेंगे। स्वतंत्र रूप से कौन मिलेगा, आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपको स्वतंत्र रूप में मिलते हैं। क्लियर? ठीक, तो इस तरीके से ढेर सारे आपके मॉलिक्यूल्स आपके नेचर में मिलते हैं। ठीक, और दूसरी जो चीज है वो है हमारी आयन। क्या है, आयंस की बात करते हैं। आयन, अधिकतर जो हमारे एटम्स हैं वो फिर आयंस फॉर्म में मिलते हैं। किसमें, आयंस के फॉर्म में भी मिलते हैं। अब आप लोगों को क्या जानना है, तो आपके पास क्या है, 2 तरीके के जनरली वो होते हैं। आपके पास जनरली मेटल होते हैं और नॉन मेटल होते हैं। ठीक, जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे तो उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी कि आयंस किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से क्या बनते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। कब, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। अभी सिर्फ ये जान लीजिए कि जनरली नॉन मेटल और मेटल के फॉर्म में होते हैं, जहां पे मेटल आपके पॉजिटिव आयंस जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, मेटल्स आपके पॉजिटिव आयंस जनरेट करते हैं, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं ये निगेटिव आयंस जनरेट करते हैं। ठीक है, क्लियर? ये जो नेगेटिव आयंस होते हैं इन्हें हम कैटायन कहते हैं, जबकि जो ये होते हैं इन्हें हम एनायन, पॉजिटिव आयंस को एनायन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी आपको यदि सीखना है, अब मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स में तो आपको ढेर सारे आपको मिल जाते हैं, H2O, NH3, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है, ये N2 है तो ये भी मॉलिक्यूल्स फॉर्म में है, H2 है तो ये भी मॉलिक्यूल्स फॉर्म में। ठीक, लेकिन अब बात करते हैं कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये भी मॉलिक्यूल फॉर्म में है, लेकिन आयंस ये बने कैसे, ये आपके मॉलिक्यूल्स का जनरेशन क्या से हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आयंस के फॉर्म में भी मिलते हैं, पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस बनाते हैं। अब आपको मैं एक टेबल बनवाता हूं, उस टेबल को भी आपको लर्न रखना होता है, तो आपको सबसे इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे तो उसको और ज्यादा लर्न करना आसान हो जाएगा, लेकिन अभी आपको कुछ जो मैं टेबल बनवा रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। मैं पॉजिटिव और निगेटिव आयंस की टेबल क्रिएट करता हूं। जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है आपका H+ फॉर्म में भी मिलता है और हाइड्राइड फॉर्म में भी मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है, हाइड्राइड फॉर्म में भी मिलता है, यानी निगेटिव आयन। यह पॉजिटिव आयन भी बनाता है और निगेटिव आयन भी बनाता है। ठीक, फिर इसके बाद सोडियम आपको, और ये पॉजिटिव, ये क्या है,
ये बैलेंसी है, क्या बताती है, बैलेंसी या संयोजकता कही जाती है। क्या कही जाती है, संयोजकता। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है। संयोजकता हाइड्रोजन की +1 है, हाइड्राइड की -1 है। वहीं यदि सोडियम की बात करें तो सोडियम Na+, सोडियम Na+। पोटेशियम की बात कर लीजिए, पोटेशियम, पोटेशियम यानी K+, ठीक, क्या, पोटेशियम K+। मैग्नीशियम की बात कर लीजिए, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की Mg+, क्लियर। फिर इसके बाद कैल्शियम की बात कर लीजिए, ठीक। तो ये इस तरीके से मैं जो आपको बनवा रहा हूं, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। आपको बैलेंसी और ये टेबल आपको क्रिएट कर लेनी है, क्योंकि जितनी आपको ये चीजें याद रहेंगी उतनी आसानी से आप क्या बना पाएंगे, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बना पाएंगे, आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल पाएंगे, और ये देख पाएंगे कि कोई जब दो चीजें आपस में संयोग कर रही हैं तो उनका फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, ये मैं आपको सिखा दूंगा अभी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस की जो ये टेबल मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं उसको पूरी तरीके से आपको बनाना है, ठीक। एंटीमनी की बात करें, किसकी बात करें, एंटीमनी, एंटीमनी। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंटीमनी, ठीक। एंटीमनी की यदि बात करें तो एंटीमनी किससे दिया जाता है, Sb से, एंटीमनी Sb, ठीक। संयोजकता 3+ में, कैसी संयोजकता कैसी होती है 3+ की होती है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं एंटीमनी के बाद, तो स्टेनस, स्टेनस और स्टेनिक दोनों आते हैं। एसन क्या होता है, एसन कहा जाता है इसे, Sn2+, और वहीं जब स्टेनिक की बात करेंगे तो ये Sn3+, ठीक। आपको क्या ध्यान रखना है कि इनकी जो ये पॉजिटिव लगे हुए हैं ये कितने पॉजिटिव लगते हैं। सोडियम 1, पोटेशियम के पास 1, मैग्नीशियम के पास 1, कैल्शियम के पास 2, एंटीमनी, स्टेनस और स्टेनिक। अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखेंगे तो इसको मैं बता भी दूंगा कि कौन ये पॉजिटिव किस तरीके से बनते हैं, ठीक है, ये आयंस किस तरीके से बनते हैं, उनकी बैलेंसी क्या होती है। लेकिन ये फिर भी आपको इस तरीके से इस फॉर्म में भी याद रहने चाहिए, क्लियर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है फेरस। फेरस की बात करें तो Fe2+, फेरिक Fe3+, ठीक। फिर इसके बाद बात करें तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al3+। अब आप ये सोचेंगे आयरन की 2 संयोजकताएं क्या हैं, तो ये सारी जानकारी आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़ेंगे तो उस दौरान आपको पूरी तरीके से दूंगा, ठीक है। क्रोमियम, क्रोमियम, क्लियर, क्रोमियम में क्या है 3+, ठीक। इसी तरीके से बेरियम, बेरियम, बेरियम 2+। फिर इसके बाद मैग्नीज, मैग्नीज Mn2+, ठीक। फिर इसके बाद लेड, लेड यानी सीसा यानी Pb, ये भी 2+ के साथ होता है, ठीक। मर्क्यूरस, मर्क्यूरस मरकरी से बना है, मर्क्यूरस, मर्क्यूरस Hg से रिप्रेजेंट होता है 2+ के साथ, क्लियर। इसी तरीके से मर्क्यूरिक भी बनता है, मर्क्यूरिक, इक का मतलब होता है जहां पे भी इक लगा है तो इसका मतलब एक संयोजकता उसकी अस से बड़ी होती है, अस यानी 2+, क्यूरिक यानी 3+ के साथ, क्लियर। इसी तरीके से बिस्मथ, बिस्मथ, बिस्मथ यानी Bi, ठीक, ये 3+, ठीक। इसी तरीके से आर्सेनिक, आर्सेनिक यानी As++, ठीक। तो ये टेबल आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और याद कर रखना है, कैसे रखनी है, याद करनी है। और ये संयोजकताएं कैसी आई हैं ये मैं और समझा दूंगा, लेकिन याद फॉर्म में रहनी चाहिए। कैसी रहनी चाहिए, ये टेबल बिल्कुल आपके दिमाग में याद फॉर्म में रहनी चाहिए, तभी आप केमिस्ट्री को ज्यादा अच्छा जज कर पाएंगे। एक तो आपको क्या याद रखना है, 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर याद रखने हैं सारे मॉलिक्यूल्स के। दूसरा, इस तरीके से आपको इन संयोजकताओं को याद रखना है कि एल्यूमिनियम की कितनी होती है, क्रोमियम की कितनी होती है, बेरियम की कितनी होती है, मैग्नीशियम की कितनी होती है, लेड की कितनी होती है, मर्क्यूरस की कितनी होगी, मर्क्यूरिक की कितनी होगी, फेरस बना है तो उसकी कितनी होगी, फेरिक बना है तो कितनी होगी, स्टेनस
स्टेनिक, इस तरीके से। ठीक, तो ये आपको याद करनी है। ठीक, कहाँ तक हम लोग पहुंचे? आर्सेनिक। और भी होते हैं अभी, ये सारे के सारे अभी कैसे हैं? पॉजिटिव। अभी इन्हीं की निगेटिव फॉर्म भी लेंगे। ठीक है, जिंक, जिंक Zn2+। ठीक, कैडमियम, कैडमियम यानी Cd2+। ठीक, फिर इसके बाद सिल्वर। बेसिक जो यूज होने वाले एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सिल्वर Ag+, क्यूप्रस, क्यूप्रस कॉपर से बना हुआ है यानी Cu+। ठीक है, और फिर इसके बाद क्यूप्रिक, क्यूप्रिक यानी Cu++। ठीक है, क्लियर। तो ये तो हो गए आपके पॉजिटिव। इसी तरीके से आपको निगेटिव में भी याद रखने हैं। निगेटिव में कौन कौन से आते हैं उनके बारे में आपने हाइड्राइड तो देख ही लिया। सबसे पहले आपके पास है हाइड्राइड। फिर इसके बाद क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक, क्लोराइड में आप देखेंगे तो Cl-। ठीक, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड यानी Br-। ठीक, आयोडाइड, आयोडाइड ये क्या हो जाएगा? I-। ये सब के सब हैलोजेंस, ये तीनों हैलोजेंस के फॉर्म है। ठीक है, क्लोरीन से बना, ब्रोमीन से बना और आयोडीन। ठीक, इसी तरीके से आयोडेट, आयोडेट बनता है। आयोडेट का मतलब IO3-। ठीक, इसी तरीके से क्लोरेट, क्लोरेट ClO3-। ठीक, इसके बाद ब्रोमेड, ब्रोमेड यानी Br। तो ब्रोमेड, क्लियर। इसी तरीके से कार्बोनेट, कार्बोनेट तो कार्बोनेट में CO3(2-). ठीक, फिर बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट यानी HCO3-। क्लियर। वहीं फिर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH-। ठीक, फिर इसके बाद सल्फेट, सल्फेट यानी SO4-। ठीक है, फिर इसके बाद बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड में HS-। ठीक, फिर इसके बाद नाइट्रेट, नाइट्रेट यानी NO3-। ठीक है, फिर इसके बाद नाइट्राइट, नाइट्राइट NO-। क्लियर। फिर ऑक्साइड O-। ठीक है, फिर इसके बाद सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड यानी S-। फिर इसके बाद बाइसल्फेट, बाइसल्फेट, बाइसल्फेट यानी HSO4-। HSO4-। ठीक, फिर बाइसल्फाइट, बाइसल्फाइट। ठीक, HSO3-। ठीक, इसी तरीके से आप नाइट्राइड, नाइट्राइड N3। ठीक, अमोनियम, अमोनियम यानी NH4+। और चलिए इतने ठीक है। तो इतने आपको निगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस याद रखने हैं। अब ये टेबल आपको बन गई। अब जरा देखते हैं कि ऐसा इस टेबल से आपको फायदा क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं, आपको खुद ही अब आपको फॉर्मूले लिखना इस टेबल से कितना आसान हो जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। अब आपको जैसे मैंने कहा कि सोडियम यानी Na+, मैंने कहा भाई इसका सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाओ, तो हाइड्रोक्साइड लीजिए H-।
तो सिंपली ये क्या है, जो यहां पे लिखा हुआ है उनका आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, यानी ये इधर ये इधर, तो Na और OH 1 1 लिखा हुआ है दोनों में, कोई दिक्कत नहीं, NaOH बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन H+, ऑक्सीजन 2- ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किसमें, हाइड्राइड के फॉर्म में, यानी यहां पे क्या लिखा हुआ +1, तो इंटरचेंज करना है, इसको इधर इसको इधर, यानी यहां पे क्या लिखा हुआ है -2 यानी 2 इधर, और O के साथ क्या जाएगा +1, यानी क्या बन गया H2O। ठीक, आपको सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, H2 सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है तो इधर ले जाइए इधर ले जाइए, H2SO4। ठीक, आपको HNO3 तो HNO3 बनाना है नाइट्रेट, यानी केवल HNO3। क्लियर। यदि आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, तो एल्यूमिनियम 3+ हाइड्रोक्साइड -, तो इसको इधर भेजना है इसको इधर, तो एल्यूमिनियम इधर 1 और हाइड्रोक्साइड में 3, तो AlOH का होल थ्राइस। क्लियर। इस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, तो कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्साइड -। क्लियर, इसको इधर भेज दीजिए इसको इधर, तो कैल्शियम के साथ 1 और हाइड्रोक्साइड के बाद +2, तो CaOH का होल ट्वाइस। तो यदि आपको ये आयंस आपको पता है तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूल्स बनाना कितना आसान हो जाता है, आप यहां से देख सकते हैं। क्या, यहां से। इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको ये मॉलिक्यूल्स की वैलेंसी याद रखनी है कि कौन कितनी है, तो आपको मॉलिक्यूल्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। ठीक, और यदि आपको मॉलिक्यूल्स बनाना आ रहा है तो यहां से आप मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं, यानी जैसे मान लीजिए आपने एल्यूमिनियम Al3+ और हाइड्रोक्साइड OH- बनाया, तो ये बना AlOH का होल थ्राइस। ठीक, तो आपको इसका एल्यूमिनियम का मास 1 गुणे एल्यूमिनियम का मास प्लस 3 गुणे 3 ऑक्सीजन का मास और प्लस हाइड्रोजन का मास, इस तरीके से। क्लियर। यदि आपने मान लीजिए NaCl बनाया, ठीक है, क्लियर, तो सोडियम का मास, यदि मॉलिक्यूल कैसे बना, सिंपली NaCl बनेगा, तो सोडियम का मास यानी 1, जैसे मान लीजिए सोडियम का मास होता है 23। ठीक, फिर दूसरा क्लोरीन का मास 35.5, इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो आप आयन को फॉर्म में याद रख लेंगे, यदि आपने क्या उतनी बैलेंसी याद रख लेकिन, तो आप अधिकतर तरीके से आप क्या हो जाएंगे, एबल हो जाएंगे कि आप किस तरीके से वो कर रहे हैं। इसीलिए जब भी इस लेक्चर को देखें तो कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठें, आपको आसान हो जाएगा। ठीक, और जो ये 1 to 30 याद करने के लिए मैंने कहा है, ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में यूज होगा। किसमें होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब परमाणु की संरचना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उस दौरान आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए इसको भी आपको बिल्कुल लर्न रखना है। यदि केमिस्ट्री सीखनी है तो कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ती ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी याद रखेंगे। क्लियर। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आयंस को देखने के बाद लोगों में ये क्यूरियोसिटी आई कि भाई अब एटम्स भी क्या है, एटम्स भी आखिरी पार्ट नहीं है, एटम्स के अंदर भी कुछ है, एटम्स से भी कुछ निकल रहा है। इसका मतलब कि अब हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में बात करनी है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो एक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक है और सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी परमाणु की संरचना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।